हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एश कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे वाकई ही इतना मुश्किल है जितना प्रिटेंड किया जाता है, या रियलिटी कुछ और है। तो जब भी स्टूडेंट्स के सामने ऐसे राइटिंग का नाम लिया जाता है तो उनके दिलो दिमाग पर एक धुन छा जाती है। ऐसे राइटिंग, नो वे। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? जब भी कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सबसे पहले रिव्यूज देखता है। अब रिव्यूज के अंदर वो मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज लेता है, तो उसे क्या पता लगता है कि जनाब वोकैबुलरी जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए वो क्या करता है, एक ब्रांड न्यू डॉन का न्यूज़पेपर लेता है और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर देता है। अब ये तो सब बताते हैं कि वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन पढ़ा कैसे जाए? आखिर इस न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है? मोस्टली स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, लो जी एक आर्टिकल पढ़ें, इस वर्ड का मैंने नहीं पता लगा जी, इसका नहीं पता लगा जी, इसका नहीं पता लगा, इसके फिर नोट्स तैयार कर लेते हैं और उनके मानी जो हैं, इनके मीनिंग जो हैं वो हम लिखते जाते हैं कि जनाब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन साथ हम ये गलती कर जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि आखिर ये इस वर्ड का एडजेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, नाउन केस है, और ये किस जगह इस्तेमाल हो रहा है। हमने सिर्फ उसका मतलब को देखा, उसको याद किया, और उसके बाद हम दिली तौर पे बड़े ना सेटिस्फाई हुए कि यार वोकैबुलरी का जो है ना वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमने जमा कर लिया है। उसके बाद जब हम परफॉर्म करते हैं उस ऐसे के अंदर, तो उसके बाद हम रिजल्ट क्या होता है, ज़ीरो। अब देखने की बात यह है कि नो डाउट वोकैबुलरी आपकी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, लेकिन वोकैबुलरी के पीछे आप अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। आप सिर्फ देखते जाएं कि आखिर मसला कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। अब इसे सिंपल क्यों नहीं रख सकते? हम क्या कोई जियोग्राफिकल चैनल की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? आखिर क्यों हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं? अब एक बात हम बयान ही नहीं कर पा रहे, अपनी तरफ से हम बहुत बड़े बड़े वोकैबुलरी के लफ्ज जो है ना वो बीच में ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कन्वे ही नहीं हो रही। हम क्या लिख रहे हैं जी, ही गो स्कूल, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ये है। तो क्या ये कोई बात क्लियर कर रहा है? क्या ये किसी मयार, किसी पैमाने, किसी मेजरमेंट के ऊपर ये पूरा आ रहा है? नहीं। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि रिव्यूज आप तमाम लोगों के लिए, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग का जो तरीका है ना, सबसे पहले वो सीखें। आपको कुछ वर्ड्स का जिनका नहीं पता लगता, आप उन पे मानी लिखें, मीनिंग्स का पता होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो है अपना टोटल सेंटेंस स्ट्रक्चर ना बर्बाद करें। आप उसके साथ उसका ये भी लिखें कि ये एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज नाउन किस जगह पे प्लेस होना है इसने, एज एडजेक्टिव क्या है इसका यूजेज, एज एडवर्ब क्या यूज है। अच्छा, इतना भी नहीं कर सकते, छोड़ें। जितनी आपकी आज तक की वोकैबुलरी है, देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, आप तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर आपको इतनी वोकैबुलरी मिल चुकी है जिससे आप अपनी बात को बयान कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। इसके लिए बहुत हैवी एक्सप्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह की आप बुक्स में पढ़ते हैं, तमाम बुक्स आपकी इंग्लिश में है, तमाम नोट्स आपके इंग्लिश में है, वो तमाम की आपको समझ आ रही होती है। अब वही बातें आपने अपने एसे में लिखनी है। अच्छा, अब ऐसे होता क्या है, हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, हमें कहा जाता है इसके ऊपर जो है ना 3000 से 4000 वर्ड्स लिखने हैं। अब हम एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने सारे वर्ड्स कैसे लिखें। तो सपोज करें कि आप दोस्तों की एक महफिल में बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक बात छिड़ जाती है जी, पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो जाती है या किसी भी सोशल इवल के रिलेटेड हो जाती है, तो आप बड़ी बेहतरीन तौर से जो है ना वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। आप तमाम बातें बता रहे होते हैं, यार ये वजह है इसकी, जिस चीज़ की होने की, इस चीज़ को ऐसे ठीक किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट ये करे तो ठीक हो जाएगा, अगर ये एसओपीज इस्तेमाल किए जाएं तब ठीक हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें आप बयान कर रहे होते हैं, लेकिन यही बयानिया जो है, ये जब हमने इंग्लिश में एग्जामिनर को देना है तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं?
आपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि आप एक दोस्तों की महफिल में बैठे हैं जिसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू जब आप करेंगे तो वो डेफिनेटली रेलिवेंट एंड फ्लो में हो। हम क्या करते हैं कि हमारा एक पैरा जो है ना वो एक पॉइंट पे चल रहा है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, वो दोनों पैरे एक अलग-अलग स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, वो अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। पहले बात हम कुछ कर रहे हैं, बाद की बात हम कुछ कर रहे हैं। हम ये बयान कर रहे हैं कि जी लो जी मैं लाहौर गया, लाहौर से मैं चला गया जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में मैं होटल में बैठा था तो लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था, वहाँ पर मैं फूड स्ट्रीट में भी गया, उसके बाद मैं मरी चला गया। अब बात की कोई फ्लो रहा, कोई रेलिवेंसी रही, बात सारी ख़राब हो गई। हम अपनी इंग्लिश को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में अपनी टोटल बात की एसेंस ही गवा देते हैं। सो फोकस किस बात का करना है कि हमारा जो ऐसे है वो रेलिवेंट और फ्लो में हो, वो बिल्कुल इसी तरह बात हो जैसे हम दोस्तों के दरमियान बैठ के कोई बात कर रहे हैं किसी भी एक सोशल लेवल के ऊपर, किसी भी, वो तमाम गुफ्तगू हमारी एक बिल्कुल रेलिवेंट और फ्लो के अंदर होती है जिसके अंदर हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स चल रहे होते हैं। अब फ्लो किस टाइप का होता है? जब हम बैठे बात कर रहे होते हैं तो हम दो टाइप का जो है ना वो फ्लो यूज करते हैं। या तो वो पिरामिड स्टाइल होता है या वो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल होता है। पिरामिड स्टाइल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं क्या है, कंक्लूसिव देते हैं कि भाई ये बात क्या है और इसकी वजह क्या है, ये और इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, उसके बाद हम उसकी डिटेल बताते रहते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डिटेल्स पर आते हैं कि हम तमाम डिटेल्स को पहले बताते हैं और कंक्लूसिव पॉइंट जो है वो एंड पे बताते हैं। यही दो तरीके होते हैं हमारे। तो इन्हीं दो तरीकों के ऊपर आपका ऐसे स्टैंड होना चाहिए। या तो आप अपना कंक्लूसिव जो बात है वो पहले बयान कर दें, उसके बाद उसकी डिटेल्स पे आ जाएं, या आप डिटेल्स पहले दे दें और कंक्लूसिव एंड पे दे दें। अब बहुत सारे टीचर्स जो हैं उनके आप बहुत सारी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज देखेंगे। वो कहेंगे जी कुछ कहते हैं जनाब थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो स्टार्ट में देने चाहिए, कुछ कहते हैं जी ऐसे जो है वो पैराग्राफ स्टाइल में होना चाहिए, कुछ कहते हैं जी कि पॉइंट्स और बुलेट्स जो है ना और हेडिंग्स जो हैं ये आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से किसकी माने? अब हम अपने ऐसे के अंदर पॉइंट्स बनाएं, हेडिंग्स बनाएं, पैराग्राफ स्टाइल लिखें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें, तो इसके लिए फैसला सिर्फ आपका है। आपने किसी के ऐसे को ना तो क्रैम करके लिखना है, ना उसने कोई आपको स्कोर देना है। आप अपने जेन्युइननेस के अंदर बैठ के जो लिखेंगे वही हिट करेगा। किसी का कोई क्रैम शुदा ऐसे, किसी का कोई स्टाइल कोई काम नहीं करेगा। आपका अपना स्टाइल क्या है, आप खुद किस स्टाइल में बात करते हैं, आपने उसी स्टाइल में ऐसे लिखना है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आपका ऐसे लॉजिकल पॉइंट पे बेस होना चाहिए। अच्छा, अब लॉजिकल पॉइंट कैसे हो? अब हमारे स्टूडेंट्स अक्सर गलती पता क्या करते हैं, वो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी चीज़ के हक में जाएंगे या आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे। ये दरमियानी कोई रास्ता नहीं होता। या तो आप उसके हक में बात करेंगे या आप उसके अगेंस्ट जाएंगे। बीच की जो बात है ना वो नहीं की जाएगी। जब भी आप कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे, आप या तो उसके फॉर में जाएंगे या आप उसके अगेंस्ट में जाएंगे। अगर आप उसके फॉर में चले गए तो आपने अगेंस्ट का कोई आर्गूमेंट नहीं देना, अगर आप उसके अगेंस्ट में चले गए तो आपने फॉर का कोई आर्गूमेंट नहीं देना। हम क्या करते हैं, हमारा ऐसे चल रहा है, हम जी एक चीज़ के हक में जा रहे हैं, फॉर में जा रहे हैं, और मिड ऑफ द ऐसे के अंदर क्या होता है, हम उसी अपनी बात के अगेंस्ट चले जाते हैं। आपने जो बात की है आपने उस पर स्टैंड रहना है। आपने अगर कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कर रही है तो वो प्रिवेल ही कर रही है। आपने उसकी रिस्ट्रेन के ऊपर इतनी डिटेल दे देनी है कि जनाब माशाल्लाह अयूब ने लगाया, माशाल्लाह याहिया ने लगाया, माशाल्लाह मुशर्रफ ने लगाया। आप डिटेल्स उसकी रिस्ट्रेन की दे रहे हो। आप ज़रा सोचो, आप उसके डिटेल्स किस चीज़ की दे रहे हो कि डेमोक्रेसी रेस्ट्रेन हो रही है ना कि प्रिवेल हो रही है। आपने बयान करनी है कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कैसे हो रही है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बता सकते हो कि ये क्लासेस थी, ये रेस्ट्रेंट्स थे जो कि डेमोक्रेसी पे लगे, लेकिन डेमोक्रेसी इन सब के ऊपर जो है वो हावी हो गई और आज के दौर के अंदर हमारी डेमोक्रेसी जो है वो फ्लॉरिशिंग पोजीशन पे है।
लेकिन जब आप बात ही सिर्फ रेस्ट्रेनमेंट की करी जा रहे हो तो फिर आपका ऐसे कैसे एंटरटेन होगा? क्लियर होगी बात? उसके बाद कंक्लूसिव, कंक्लूसिव होना चाहिए। आप जब बात करते हो तो आप एंड के ऊपर एक कंक्लूजन देते हो, वही कंक्लूजन आपने ऐसे में देना है। अब वही कंक्लूजन की स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट में अंदर आप स्टार्ट के ऊपर भी दे सकते हो। अब थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए जनाब क्या करते हैं हम, कि हम बहुत बड़ी बड़ी वोकैबुलरी के लफ्ज़ इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। आप सिंपल तरीके से बात करो, आप सिंपल तरीके से उसे कंक्लूजन दे दो कि भाई मेरी बात ये है, ये चीज़ ऐसे है और इसका लॉजिकल पॉइंट ये है। बस यही आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब थीसिस स्टेटमेंट हमें बताया जाता है कि जी थीसिस स्टेटमेंट बनाए। थीसिस बनाएं कैसे? आखिर थीसिस स्टेटमेंट में हम लिखें क्या? तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आपने लिखनी है। एक आपका उस बारे में व्यू पॉइंट क्या है और उसकी लॉजिकल स्टैंडिंग क्या है। इनफ। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जी करप्शन जो है क्या वो इस मुल्क को ख़राब कर रही है, तो आप क्या कहोगे? सिर्फ इतनी सी बात कहोगे ना कि हाँ जी करप्शन की वजह से पूरे मुल्क के तमाम अदारे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और इन इदारों को चाहिए कि करप्शन के लिए एक बेहतरीन किस्म के SOPs बनाएं जिसकी वजह से ये जो सोशल लीवल है इसको ख़त्म किया जाए। यही आपका थीसिस स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमने और क्या यहाँ पर कुछ क्या लिखना है? कुछ रेवलेशन तो हमने कुछ लिखनी नहीं है इसमें, हमने सिर्फ अपना व्यू पॉइंट बताना है। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं आउटलाइंस की। तो आउटलाइन कैसे बनाई जाए? अब आउटलाइन के ऊपर हमारा बड़ा फोकस होता है कि जनाब आउटलाइन जो है ना वो हमारी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने सबसे पहले आउटलाइंस देखनी है, उसके बाद उसने आपका एक ओवरव्यू लेना है तमाम ऐसे का और उसने आपको मार्क्स दे देने हैं। अच्छा, आउटलाइन के लिए फिर दोबारा ज़रा आप यही कंसिडर करें कि आप अपनी एक दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, आपसे एक टॉपिक के ऊपर एक बात पूछी गई है, उसके ऊपर आप अब आर्गूमेंट करने लगे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर में ये बात है क्या, ये मुद्दा है क्या, यही बताते हैं आप। उसके बाद आप बताते हैं कि इसकी जो सिचुएशन है ओवरऑल दी वर्ल्ड क्या है। फिर आप बताते हैं कि जनाब इसकी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में क्या है। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर, अब यहाँ पर आपने स्टैंड ले लिया कि पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब चल रही है। ये आपका स्टैंड पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब ख़राब चल रही है तो फिर आप क्या बताते हैं? उसके कॉजेज बताते हैं कि आखिर ये ख़राब है तो ख़राब क्यों है, इसके तमाम कॉजेज बताएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसकी रेमेडीज बताएंगे कि ये जो चीज़ है इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और एंड के ऊपर आप एक कंक्लूजन दे देंगे। ऐसे ही करते हैं। यही चीज़ आपकी आउटलाइन के अंदर होनी चाहिए कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने उस टॉपिक को, फिर आप उसकी सिचुएशन ओवर द वर्ल्ड बताएंगे, फिर पाकिस्तान में बताएंगे, फिर उसके कॉजेज, उसकी रेमेडीज और उसका कंक्लूजन। अब कुछ आउटलाइंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ 2 वर्ड्स की होती हैं। जैसे अगर कॉजेज हम बात करें एनर्जी क्राइसिस की, तो वो क्या कहते हैं जी, हम लिख देते हैं जी थेफ्ट, लिख देते हैं जी मिसमैनेजमेंट, हम लिख देते हैं जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम सिर्फ दो लफ्ज़ की जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ दो लफ्ज़ लिख रहे हैं एक कॉल अपनी आउटलाइन के अंदर। ये तरीका जो है मेरे एतबार से ये ठीक नहीं। किस तरह ठीक नहीं है कि एग्जामिनर देख रहा है सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, थेफ्ट, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप इसको सिर्फ एक सेंटेंस में या 4 से 5 लफ्ज़ों में क्लियर बता दें कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। थेफ्ट किस चीज़ की थेफ्ट है? क्या ये वॉइस की थेफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट है, पानी की थेफ्ट है, किस चीज़ की है? आप इसको एक्सप्लेन कर दें। मिसमैनेजमेंट किस चीज़ की मिसमैनेजमेंट है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो उसका डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है? इस तरह आपकी जो आउटलाइन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कुछ मैंने अभी देख रहा था, कुछ टीचर्स वो कह रहे थे कि आपने आउटलाइन जो है ना वो अपनी एंड पे बनानी है।
उसका उन्होंने रीज़न ये बताया कि जब आप कंप्लीट ऐसे लिख लेंगे ना, अगर आप पहले आउटलाइन बना देते हैं तो बीच में आपको ऐसे लिखते हुए कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं, आप उसको इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन वो आपकी आउटलाइन के अंदर नहीं होते। आउटलाइन का आपका टोटल जो है वो सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर आउटलाइन हम एंड के ऊपर रखें, ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए आप अगर आउटलाइन अपनी एंड पे लिख देंगे, तो एंड पे रख देंगे, तो आपको आउटलाइन लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये गारंटी बात है, क्योंकि ऐसे के ऊपर आप बिल्कुल फोकस कर रहे होते हैं। किन किन चीज़ों के ऊपर? आप अपनी वोकैबुलरी पे, आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, आप अपनी रेलिवेंसी पे, आप अपने लॉजिकल पॉइंट्स पे। आपका टाइम यूं गुजर जाता है, और एंड के ऊपर जब आपको अपनी आउटलाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी एक एक पैराग्राफ देख के, तब जो है ये आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा, और आपका पहला पेज जो है वो एक बहुत गलत किस्म का इंप्रेशन देगा। इसके लिए आउटलाइन पहले बनाएं, अपना पूरा प्लान तैयार करें कि आपने किस तरफ जाना है। जैसे आपने लाहौर जाना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही बस अड्डे पे चले गए, वहाँ पर जौन सी बस लगी हुई है वहाँ पर बैठे, उसके बाद उसमें निकल गया, उसके बाद अब सोच रहे हैं अच्छा जी अब मैं किधर जा रहा हूँ। ऐसे नहीं करते। जब भी हमने किसी भी रास्ते पे चलना है, तब हम सबसे पहले उसके लिए प्लान करते हैं। उस प्लान को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं कि सबसे पहले ये किया जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यही प्लान जो है, यही आपकी आउटलाइंस होती है। क्लियर हो गई? उसके बाद अब आपने जब अपना ऐसे की आउटलाइन बना ली है, तब आपको एक जो है वो फुटप्रिंट मिल गया, आपको एक वे फॉरवर्ड मिल गया कि अब आपने इस पर चलना है। अब इसको देखते हुए अब आपने अपने तमाम पैराग्राफ्स, अब आप हर अपनी कॉज का पैराग्राफ बनाएंगे, मिसमैनेजमेंट का बनाएंगे, इनको लिंकअप करना है। ये एक दूसरे से अलहदा खड़े हुए महसूस ना हो। आपकी रेलिवेंसी और फ्लो लाजमी होना चाहिए। ये रेलिवेंसी फ्लो आपका हुआ, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हुआ, आपका लॉजिकल पॉइंट हुआ, आप अपने पॉइंट को लॉजिकल स्टैंड दे गए, चाहे आपने बहुत बड़ी वोकैबुलरी यूज नहीं भी की, आप कैसे हिट कर जाएगा। होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ आ गया होगा कि ऐसे में आखिर एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है, और ये जो हमें जिस तरह डाला गया है इन चीज़ों के अंदर, क्या ये वाकई ही स्टैंड कर रहे हैं? इनके ऊपर सोचिएगा। अगर आपके पास बेहतर स्ट्रैटेजी है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।